हेलो एवरीवन। सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। हम 11 जेपीएससी और अपकमिंग जेएसएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से झारखंड के जीएस को पढ़ रहे हैं। इन बिटवीन हमने क्वांट के क्वेश्चंस भी देखे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जीएस 3 में वो झारखंड है। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की वीडियोस डाले जिसमें झारखंड का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा कि किस तरह के यहाँ पे चीज़ें हैं, फ्लोरा फाउना कैसा है, इनके एम्बेलम में क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं और इनके क्या मीनिंग्स वगैरह हैं, ये सब। उसके बाद हमने और कुछ लेक्चर्स में प्री हिस्टोरिक झारखंड को देखा। प्री हिस्टोरिक मतलब जहाँ रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते, कुछ हमें रिमेन्स मिलते हैं, बचे हुए अवशेष मिलते हैं, उससे कुछ हम आइडिया लगाते हैं कि किस तरह का कल्चर और सिविलाइजेशन लोग रहे होंगे। अगेन उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग अलग नाम को देखा। एंशिएंट टाइम्स में शिलालेख अगर मिला है तो क्या बोला है, कौटिल्य ने क्या कहा है, चाणक्य ने कुक्कुटलाट कहा है, आठवीक क्या था, ये सारी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में देखी है। इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और झारखंड को देखते हैं एंशिएंट पीरियड में। जैसे प्री हिस्टोरिक को 3 पीरियड में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये सारा लेक्चर अगर आपको नया लग रहा है कुछ और आप 11 जेपीएससी को लेके भी सीरियस हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखें जो कि एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके डाला हुआ है। और अगर किसी तरह का कुछ आपको इश्यूज़ है तो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल राइट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो झारखंड का एंशिएंट पीरियड में क्या था झारखंड, और उसके बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समझने के एतबार से कि हमें चीज़ें आसानी से समझ आए, एक रेफरेंस चुना जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो उसी तरह से एंशिएंट झारखंड, प्राचीन झारखंड को समझने के लिए जो मौर्यन एज है उसको हम रेफरेंस के तौर पर चुनते हैं। मौर्यन एज के रेफरेंस को चुनने के बाद हम ये देखते हैं कि मौर्यन एज से पहले की सिचुएशन क्या थी और उसके बाद क्या लाइफ रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्री हिस्टोरिक देख लिया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो गई थी। आज जो हम देखेंगे ये ड्यूरिंग मौर्यन और मौर्यन एज के बाद। मौर्यन एज जैसे पता है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लिहाज से रहा है, और उस पर भी स्पेशली जब से अशोका के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ पैन इंडिया लेवल पर, एक तरह से वो पहला अशोका किंग था जो जिन्होंने पैन इंडिया लेवल पर अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद गुप्ता आते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे किस तरह का झारखंड में क्या उनका रिस्पांस था और उनके किस तरह से सेटलमेंट्स थे और वो किस तरह से इसे रूल करते थे। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मौर्यन एज इज टेकन एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियसली जैसे बीसी है, बीसी और एडी में डिवाइड किया है, यानी कि क्राइस्ट से पहले वाले और जीसस क्राइस्ट के बाद वाले पीरियड को। उसी तरह से यहाँ पे मौर्यन एज को एक रेफरेंस बना के हम झारखंड को भी इसी रेफरेंस से देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, तो मौर्यन एज में देखते हैं कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, आपको पता होगा कि चाणक्य जो थे, जिसे कौटिल्य भी हम कहते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही थे। तो मौर्यन एज में ये बेसिकली फोकस कर रहा है चाणक्य के अर्थशास्त्र पर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ झारखंड जब हम पढ़ रहे थे तब इन्होंने क्या कहा है। वही चीज़ यहाँ पे एक तरह से रिपीटेशन भी है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र मेंशंस झारखंड एज कुक्कुट। कौटिल्य ने क्या कहा, यानी चाणक्य ने इसे कुक्कुट कहा है या कुक्कुट देश, विच ही सेज वॉज ए रिपब्लिक। उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये रिपब्लिक भी था। अब आपको पता है, वो यह पता होना चाहिए कि रिपब्लिक होने के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। वो सब पॉलिटी का, चलिए जब हम लेक्चर देखेंगे इन फ्यूचर तो हम डिस्कस करेंगे। ये जान लीजिए कि ये रिपब्लिक यानी जनतंत्र कहा है। जनतंत्र किसे, कुक्कुट देश को, जो प्रेजेंट डे झारखंड है। सबसे पहले 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जनतंत्र था या नहीं था, या किस तरह की रूलिंग्स थे इस दौरान, यानी डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, मतलब किंग ही था तो हियरार्की था किंग में, या वो राजा खुद ब खुद उसके नेक्स्ट जनरेशन पे सत्ता का हस्तांतरण हो जाता था, या कोई डिसीजन रिपब्लिकली यानी जनतंत्र था तो लोग मिल के लेते थे। क्या था, ये क्वेश्चन एक क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि कुक्कुट देश कहा था किसने, कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने इसे कुक्कुट देश कहा था, जो कि हमारे प्रेजेंट झारखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंटेड एन ऑफिसर नेम्ड आटविक। आटविक नाम के एक ऑफिसर को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपॉइंट किया था, जो कि जिम्मेवार था किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन, ये झारखंड के क्षेत्र को
वो देखता सिक्योर रखता था और सिक्योरिटी उसके ज़िम्मे थी। मेंटेनिंग द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, झारखंड के आदिवासी, चूँकि बहुत सारे रिवोल्ट्स होते रहे हैं, हम देखेंगे जब हम रिवोल्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अगर किसी के कल्चर में आप छेड़छाड़ करेंगे तो रिवोल्ट्स होते हैं। तो इस वजह से झारखंड ट्राइबल इलाका था, तो उन्होंने एक आर्टविक को जो अपॉइंट किया था, तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ट्राइब्स को मेंटेन रखें, उसके बाद ये इस रीजन की सिक्योरिटी को देखें और एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, क्षेत्र का विस्तार करें, एंड फॉर कंट्रोल ऑफ एलिफेंट्स ओवर द रीजन ऑफ झारखंड, और झारखंड के क्षेत्र में हाथियों के लिए हमेशा से मशहूर रहा है एंशियंट टाइम्स में ही। तो उसके झारखंड में हाथियों के मेंटेनेंस के लिए भी ये सब सारी चीज़ों के एक ब्रॉडर कंट्रोल के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था जिसका नाम आटविक था। ये आटविक को उन्होंने किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बातें हमें कौन बता रहा है, तो अर्थशास्त्र बुक थी चाणक्य की, तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आटविक ऑफिसर को अपॉइंट किया था, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन अलॉन्ग विद द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, कंट्रोल ऑफ एलिफेंट्स, और इस तरह की सारी चीज़ों के लिए एक जो ऑफिसर था उसका नाम आटविक था। ऑलराइट, चलिए उसके बाद क्या है, अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशंस रिवरीन रीजन, यानी कि नदी के किनारे वाला क्षेत्र। इंद्रावक एक रीजन बताता है वो, कि सपोज करिए ये नदी है, तो इधर के आसपास के सराउंडिंग रीजन को मेंशन करता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र उसकी बुक है जो पॉलिटिकल और कल्चरल चीज़ों को बताता है, मेनली पॉलिटिकल कमेंट्री है वो। अर्थशास्त्र समझ के इकोनॉमी से कंफ्यूज मत कर जाइएगा, है ना, वो एक पॉलिटिकल कमेंट्री है, किसकी, चाणक्य की या कौटिल्य की। तो वो कह रहा है कि एक रिवरीन रीजन, ये रिवर अगर है तो उसके आसपास वाला इलाका, उसने इंद्रावक कहा है उस रीजन को, जहाँ पे हीरे मिलते थे, वेयर डायमंड्स वर फाउंड। प्रोबेबली दिस वाज द रीजन अराउंड रिवर्स ऑफ ईव और शंख नदी। तो ये जो नदियाँ थी ना, नदियाँ जो बह रही थी जिसके आसपास के रीजन में कहा गया है कि हीरे मिलते हैं, और उसे इंद्रावक कहा, तो उसे प्रोबेबली कौन सी नदी थी वो, ईव और शंख नदी माना जा रहा है कि वो ये नदियाँ थी, ईव थी और शंख थी, जिसके किनारे से हीरे मिलते थे। ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, तो चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जो चाणक्य थे, चाणक्य ने अपनी पॉलिटिकल बुक में सबसे पहले झारखंड को कहा कुक्कुट या कुक्कुट देश। उसके बाद उन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया, ऑफिसर को आटविक नाम के ऑफिसर को अपॉइंट किया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था ओवरऑल पीस, सिक्योरिटी, डिफेंस, सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स, इस तरह के कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद वो मेंशन करता है इंद्रावक। इंद्रावक एक रीजन था, इलाका था, कैसा इलाका, नदी के किनारे वाला, जहाँ पे हीरे निकलते थे। तो बाद में हिस्टोरियंस ने इसे माना है या एक अंदाज़ लगाया है, एक गेस किया है कि वो जो एरिया था वो ईव और शंख के नदी के किनारे वाला एरिया था, जहाँ से कौटिल्य ने ये कहा कि हीरे निकलते थे। प्रोबेबली यही नदियाँ थी जहाँ से डायमंड्स वर फाउंड। तो ये था मौर्यन एज में अर्थशास्त्र से हमें जो मिलता है, जो हमें किसने बताया है, तो चाणक्य ने बताया। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट किंग हमारे पास कौन आते हैं, अशोक। अब हम देखेंगे कि अशोक के दौरान झारखंड रीजन का क्या हाल था। एज वी नो, अशोका इज नोन फॉर हिज धम्मा। धम्मा है ना, कलिंग का वॉर हुआ, कलिंग के वॉर के बाद जीत तो लिया वॉर अशोका ने, फिर देखा जब चारों तरफ तबाही, तो उन्होंने पीस के लिए अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज़्म। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी एंशिएंट हिस्ट्री में। और उसके एडिक्ट्स हमेशा से शिलालेख, पत्थरों पे अपने इंस्ट्रक्शंस लिखा करता था। जब वॉर से पहले, जब कलिंगा वॉर उन्होंने विक्ट्री नहीं पाई थी, जीता नहीं था, वॉर नहीं लड़ा था, तो उससे पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते थे कि किस तरह राजा के बातों को मानना है और लाइफ किस तरह से जीनी है। और जब कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया। उन्होंने जब चारों तरफ खून और हिंसा और इस तरह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते वॉर में देखी, तो वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया। जीत के भी जो हारना कहते हैं ना, वो अशोक के साथ हुआ। तो रॉक एडिक्ट्स में क्या हुआ, उन्होंने धम्म प्रोपेगेट किया। धम्मा मीन्स वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, उस तरह का उसमें प्रोपेगेशन होने लगा। तो जैसा हम जानते हैं कि अशोका धम्मा और रॉक एडिक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। ऐसे तो पैन इंडिया लेवल पर कंसोलिडेशन के लिए भी मशहूर हैं, लेकिन स्पेशली अगर जब बात आती है अशोक की, तो उनके धम्म और रॉक एडिक्ट्स यानी कि
हिंदी में कहें तो शिलालेख, शिलालेख के लिए मशहूर हैं। तो इस शिलालेख में देखते हैं कि क्या था। हिज 13th रॉक एडिक्ट, बहुत सारे कई मेजर यानी बड़े रॉक एडिक्ट थे, कुछ माइनर थे। वो मेंशन करते हैं सराउंडिंग रीजन ऑफ हिज किंगडम, अपने आसपास के जहाँ वो जिस किंगडम को कंसोलिडेशन करके जो उनका पावर सेंटर था वो अपने 13वें रॉक एडिक्ट में मेंशन करते हैं। उसमें से एक आर्टविक भी मेंशन है और झारखंड वॉज पार्ट ऑफ आर्टविक रीजन। तो इसी आर्टविक रीजन का एक इलाका झारखंड भी था। जैसे हमने अभी जस्ट देखा कि एक ऑफिसर का नाम भी आर्टविक था, तो यानी आर्टविक वॉज समथिंग रिलेटेड टू झारखंड, बी इट रीजन ऑफ झारखंड, ये इलाका था, या ऑफिसर अपॉइंटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो आर्टविक एक रीजन भी था और आर्टविक क्या था, एक ऑफिसर भी थे। तो कुछ भी झारखंड से रिलेटेड होता था मौर्यन एज में, समझ करिए कि इनको आर्टविक बोल के निपटारा हो जाया करता था। ब्रॉडरली ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, सिमिलरली कलिंगा रॉक एडिक्ट, कलिंगा रॉक एडिक्ट में क्या था, मेंशन करते हैं कि पीपल ऑफ हिज रीजन शुड फॉलो धम्मा। देखिए मैंने पहले भी बताया, तो ये कलिंग का जो उन्होंने शिलालेख बनवाया उसमें भी उन्होंने ये बातें लिखी कि लोगों को धम्मा फॉलो करना चाहिए। सबसे इसके पीछे रीजन था कि कलिंग वॉर के बाद अशोकाबाद स्तब्ध, वो काफ़ी चेंज हो चुके थे। नेक्स्ट क्या है, एन ऑफिसर नेम्ड रक्षित वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बौद्धिज्म इन दिस रीजन, बौद्धिज्म रिलीजन। अशोक क्या था, उनका जो महाजनपदा था, उसके बाद धम्मा, उन्होंने जो कलिंगा का वॉर हुआ ना, तो उन्होंने फिर जब अडॉप्ट किया बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के फैलाने के लिए, उनके धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह पे भेजने लगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो हमारे झारखंड वाले इलाके में आए थे उनका नाम था रक्षित। क्यों, तो प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या जाता है, पोस्ट मौर्यन एज, प्री मौर्यन, मौर्यन एंड देन पोस्ट मौर्यन, यानी मौर्य काल के बाद, प्रत्योत्तर काल जिसे कहते हैं हिंदी में। एज वी नो आफ्टर मौर्यंस स्पेशली अशोका फॉरेन इन्वेजन्स इंटेंसिफाइड एंड डिफरेंट किंगडम स्लैब्ड देयर रूल इन डिफरेंट रीजन्स, सम स्मॉल, सम बिग, सम वेरी ग्रेट। जैसे ही पावर शिफ्ट हुआ मौर्यंस से, या अशोका का जैसे ही अंत हुआ, अशोका के बाद क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन शुरू होने लगे, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आने लगे और इंडिया में क्या किए, अपना अपना किंगडम अलग अलग क्षेत्र में स्थापित करने लगे। तो हम देखते हैं कि झारखंड में हमें क्या क्या मिलता है, व्हाट वी फाउंड, क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिए कुषाण, कुषाण का सबसे फेमस किंग हमारे कनिष्क, कनिष्क, और इसके फाउंडर कौन थे, कैडेफिस वन, याद रख लीजिएगा, है ना। तो कुषाण इंडियन या इंडिजिनस रूलर नहीं थे, है ना। कुषाण एजेस कॉइन हैव बीन फाउंड इन रांची, रांची में क्या मिला है, कुषाण के टाइम का सिक्का मिला है, इंडिकेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कनिष्क, और ये बताता है कि किस तरह से कनिष्क का प्रभाव था इस क्षेत्र में। प्रभाव था तभी ट्रेड होते थे तभी उनके सिक्कों की रिमेन्स मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फ्रॉम सिंहभूम वी फाइंड कॉइन्स ऑफ रोमन एम्पायर, और सिंहभूम से क्या मिला है, रोमियों का सिक्का मिला है, इंडिकेटिंग ट्रेड रिलेशनशिप्स बियॉन्ड दिस रीजन। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में, झारखंड के ही क्षेत्र में आपस में ही व्यापार सीमित था, व्यापार बहुत फैल गया था, और इवन रोमन एम्पायर के वक्त के सिक्के भी, रोमन जो सिविलाइजेशन था, सल्तनत था, रोमन सल्तनत, उसके भी सिक्कों का मिला है अवशेष। कहाँ से, तो सिंहभूम से। और चाईबासा से क्या मिला है, इंडो साइथियन कॉइन, साइथियन ट्राइब थी, अभी का जो प्रेजेंट डे ईरान इराक वाला इलाका है ना, उधर के ट्राइब्स थे इंडो साइथियंस, तो उनसे भी कॉइन मिले हैं। कहाँ पे, तो चाईबासा। तो उस कॉइन का मिलना भी ये बताता है कि उन लोगों से भी ट्रेड था। तो रोमन कहाँ हो गया, यूरोप, उसके बाद उसके बढ़ते बढ़ते आपका जा कर के इधर इंडो साइथियंस कॉइन के भी रिमेन मिले हैं। और कनिष्क जो थे, जिसके फाउंडर कैडेफिस वन थे, तो कनिष्क यानी कि कुषाण के कॉइन्स भी हमें मिले हैं रांची से। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कुषाण एज के कॉइन्स मिले हैं कहाँ से, तो रांची से। ये सब इंपॉर्टेंट एक फैक्टर क्या हो जाता है कि कुषाण एज के कॉइन्स फ्रॉम रांची। सिंहभूम से क्या मिला है, तो रोमन, एंड चाईबासा से मिला है इंडो साइथियन कॉइन्स। बेसिकली ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं, कहाँ से क्या मिला है। तो ये सब रिमेन्स मिला, यानी बताता है कि ट्रेड बहुत फैला हुआ था, व्यापार बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड था उस दौरान भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
तो अशोका के बाद हम, चूँकि कोई वैसा मेजर किंग नहीं हुआ ग्रैंड किंगडम जिन्होंने इस्टेब्लिश किया हो और कंसोलिडेट करके यानी एकत्र करके या बड़े लेवल पे छोटे छोटे कई सारे रियासतें हुई और लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग छोटे छोटे किंग्स बने। उसके बाद जो मेजर कंसोलिडेशन हुआ जिसने भी एक बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाया वो गुप्ता थे। तो इसीलिए हम सीधा आ जाते हैं अब किस पे, वो बीसी में था ना, बिफोर क्राइस्ट में। अब हम आ जाते हैं सीधा एडी में यानी कि गुप्ता एज में। तो आफ्टर मौर्यंस इट वाज गुप्ता डायनेस्टी, है ना, ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, जो हमारे बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारे पुराण्स वगैरह हैं, उनका कंसोलिडेशन हुआ। वो हैं तो काफ़ी आदिकाल से, लेकिन उनका लिखना, उनको कंसोलिडेशन उनका और इस तरह का डेवलपमेंट्स, उसके साथ साथ बहुत तरह के नए नए आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट्स हुए। इसीलिए इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, गुप्ता एज को। हु स्टैब्लिश देयर किंगडम पैन इंडिया लेवल, पूरे भारत के स्तर पर इन्होंने अपनी किंगडम को फैलाया। जैसे मधुही हिल ऑफ हजारीबाग इज नोन फॉर इट्स टेम्पल ऑफ गुप्ता एज। तो गुप्ता एज के टेम्पल का एक हमें कहाँ पे मिलता है रिमेन या एग्जाम्पल, वो है मधुही हिल्स ऑफ हजारीबाग, हजारीबाग की मधुही हिल में। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हमें कहाँ से गुप्ता एज के टेम्पल्स का रिमेन मिला है। तो आंसर हो जाएगा मधुही हिल्स ऑफ हजारीबाग। उसके बाद गुप्ता एज में आ जाते हैं इंडिविजुअल, किसके बारे में हम देख रहे हैं अब नेक्स्ट, तो वो है समुद्रगुप्त, ऑल्सो नेम एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त वॉज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता एज। गुप्ता एज में बहुत सारे राजा हुए इन्फ्लुएंशियल, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाले थे वो थे समुद्रगुप्त। आठवीं विक्ट्री मेंशन्स इन इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, अगेन प्रशस्ति लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन, पत्थरों पे तारीफ लिखी होती थी। तो जो इलाहाबाद में है समुद्रगुप्त के लिए लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, उसमें आठवीं क्षेत्र के विजय के बारे में मेंशन है। तो आठवीं क्षेत्र प्रोबेबली टॉक्स ऑफ कंट्रोल ओवर झारखंड रीजन। तो ये बताता है कि किस तरह से आठवीं रीजन को उन्होंने समुद्रगुप्त ने जीता था। तो आठवीं रीजन अगेन कौन सा था, तो झारखंड वाले रीजन को मेंशन करता है। तो यहाँ पर ये एक जानने वाली बात है कि समुद्रगुप्त कि कौन से, तो इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में आठवीं रीजन के जीतने की मिलती है हमें जानकारी। और मुरुंड वाज नेम ऑफ झारखंड स्पेशली छोटा नागपुर रीजन, CNP स्टैंड्स फॉर छोटा नागपुर रीजन ड्यूरिंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम में मुरुंड जो था नाम किसका था, झारखंड का। कौटिल्य के नाम टाइम पे क्या था, कौटिल्य के बुक अर्थशास्त्र में कुक्कुट और कुक्कुट देश, उसी तरह से समुद्रगुप्त के अकॉर्डिंग झारखंड का नाम मुरुंड था। अब समुद्रगुप्त के बाद आते हैं नेक्स्ट कौन से हमारे इंपॉर्टेंट किंग, वो हैं चंद्रगुप्त II। तो लाइक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त हैड ग्रेट ग्रास्प ओवर आठविक्स। आठविक अगेन मैंने बताया आपको कि आठविक रिलेटेड टू झारखंड, कहीं भी कहीं कहीं पे ये रीजन है, इलाका है, और कहीं कहीं पे ऑफिसर्स भी हैं इस नाम के। तो समुद्रगुप्त के जैसा चंद्रगुप्त II का भी बहुत प्रभाव था आठविक के मुरुंड रीजन में। व्हेन फाहियान विजिटेड इंडिया, जब फाहियान भारत आया, कब, अराउंड 405 AD। तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा, कुक्कुट लाड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाहियान ने क्या कहा है, तो कुक्कुट लाड कहा है। और फाहियान कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि फाहियान चंद्रगुप्त II के टाइम पे इंडिया आया था। कब, तो अराउंड 405 AD के आसपास। तो जब वो आया तो झारखंड को फाहियान ने क्या कहा है, कुक्कुट लाड। उसी तरह से गुप्ता के बाद कोई वैसा, इसीलिए हम किंगडम को पोस्ट गुप्ता किंगडम में, अगर कोई फेमस राजा होता तो उसके नाम से पढ़ते हम, जैसे कि मौर्यन पढ़ा हमने, गुप्ता पढ़ा। चूँकि गुप्ता के बाद कोई इंपॉर्टेंट वैसा किंग था नहीं, तो पोस्ट गुप्ता यानी गुप्तोत्तर काल में क्या था, तो क्या था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस रीजन यानी झारखंड वाला रीजन कौन थे, शशांक। कहाँ के, गौड़ किंगडम के, यानी बंगाल वाले गौड़ किंगडम का इंपॉर्टेंट किंग कौन था, शशांक था। ये उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। When झारखंड वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ गौड़ किंग शशांक, जब शशांक के कंट्रोल में झारखंड था, ही स्टैब्लिश 2 कैपिटल्स। क्या किया उन्होंने, 2 राजधानियां बना दी, एक बड़ा बाजार संथाल परगना में और दूसरा दुलमी में। शशांक वाज फर्स्ट टू स्टैब्लिश एनी कैपिटल इन झारखंड रीजन। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजा ने
झारखंड के इलाके को चुना अपना राजधानी बनाने के लिए, और एक साथ दो दो को चुन लिया। संथाल परगना में चुन लिया बड़ा बाज़ार वाले इलाके को, और डुलमी को चुन लिया किसने, तो हमारे शशांक ने। शशांक ने एक राह दिखाई कि झारखंड को भी कैपिटल बनाया जा सकता है। शशांक वाज द फर्स्ट टू स्टेब्लिश, हमने पढ़ लिया ये। हु कंस्ट्रक्टेड मैनी शिव टेम्पल्स, वो क्या था, शैवाइट था। शैवाइट होते हैं और वैष्णविट होते हैं, तो वो शिव की आराधना करने वाला था। कौन, हम बात कर रहे हैं शशांक के बारे में। और बहुत तरह के उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए, चूँकि शिव जी का वो शिव का डिवोटी था, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, जैसे कि वेणुसागर टेम्पल एट कोचांग, ये एग्जाम्पल दिया है। जैसे शशांक ने कहाँ पे, ये पूछा भी जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि वेणुसागर टेम्पल जो है कोचांग में, वो किसने बनाया है, तो आंसर हो जाएगा शशांक। शशांक हैज़ मेड दैट वेणुसागर टेम्पल। एंड इनटॉलरेंट टू अस बुद्धिज़्म, वो क्या था, बुद्धिज़्म के तो असहिष्णु था, वो पसंद नहीं करता था बुद्धिज़्म को। पसंद नहीं करना भी असहिष्णुता नहीं दिखलाता है। हमें पसंद नहीं है सपोज़ करिए वेज बिरयानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेज बिरयानी बनाने वाले रेस्टोरेंट पे हम तोड़फोड़ कर देंगे। लेकिन वो क्या, हम इनटॉलरेंट अगर रहेंगे तो हमें पसंद नहीं आएगा कि कहीं पे भी वेज बिरयानी बने, और हम उसको जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या था, इनटॉलरेंट था। और क्या किया फिर बाद में, ही डिस्ट्रॉयड मेनी बुद्धिज़्म प्लेसेस और बुद्धिज़्म टेम्पल्स, जैसे हिंसांग बताता है। तो हिंसांग के वृतांत से हमें ये पता चलता है, जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उससे ये पता चलता है कि जो शशांक था वो इनटॉलरेंट था बुद्धिज़्म के टुवर्ड्स, और उन्होंने उसे इतना इंटॉलरेंट था कि बहुत सारे जो टेम्पल्स थे या मोनेस्ट्रीज थी, बहुत सारे जो उनके स्तूप थे, उसको नष्ट कर दिया। और इस तरह से अपने शैवाइट को, यानी अपने शिव के टेम्पल्स को उन्होंने बहुत जगह जगह पे बनवाया, और फिर अपने शैवाइक धर्म को प्रोपेगेट किया। जिसमें से एक एग्जांपल के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वेणुसागर टेम्पल, कहाँ का, कोचांग का। बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट किंग हमारे पास हर्षवर्धन आते हैं। अब हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली हम हर्षवर्धन के बारे में नहीं जान रहे हैं, हर्षवर्धन के रीजन के दौरान झारखंड का क्या सीन था, झारखंड में किस तरह के सिचुएशन थे, हालात थे। तो उसी क्रम में हमारे पास अब है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अपना कैपिटल कहाँ पे था उसका, थानेसर, जो अभी हरियाणा में है। मैनी एरियाज ऑफ काजंगल वॉज इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। तो अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे हमारे पास है राजमहल, इस राजमहल का भी कई सारा इलाका उसके हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। इट वॉज काजंगल ओनली वेयर हर्षवर्धन मेट हिंसांग, हिंसांग से मिला था। आपको पता होगा कि हिंसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। तो हर्षवर्धन जो मिला था, तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो कहाँ पे मिला था, काजंगल के जंगलों में मिला था हर्षवर्धन से हिंसांग। और ये काजंगल का जंगल कौन सा है, प्रेजेंट डे राजमहल, यानी संताल परगना में। यहीं पर काजंगल के जंगलों में हर्षवर्धन की मुलाकात हुई थी चाइनीज़ ट्रैवलर हिंसांग से। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले महाजनपदास झारखंड वॉज पार्ट ऑफ मगध। 12 या 14 महाजनपद थे, तो उसमें से सबसे फेमस भी था आपका मगध, और उसी मगध का पार्ट था झारखंड। और उस दौरान भी क्यों फेमस था, तो रिच हेरिटेज कल्चर, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना, और ख़ास करके क्या, एलिफेंट सप्लाई करता था। तो बहुत डिमांडिंग था ये वाला इलाका। और किसे सप्लाई करता था, डिफरेंट किंगडम सच एज नंदास को, और नंदास की बहुत बड़ी सेना भी थी। पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा है तो हम देखेंगे कभी। तो उसकी सेना में भी इतने हाथियों का जो एक ग्रुप था लंबा, जो उसकी नंबर ऑफ एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उस दौरान भी सप्लाई झारखंड से ही हाथियों की होती थी। और इसी तरह से अलग अलग किंगडम्स में झारखंड के हाथी आ जाते थे। तो इस वजह से झारखंड मगध का पार्ट था और बहुत फेमस एरिया था। उसके बाद क्या है, 13 सेंचुरी एडी में जय सिंह नाम का उड़ीसा का किंग अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। ये सारे जो हैपनिंग्स हुए, ये सारे डेवलपमेंट्स कब हुए, हमें एंशिएंट टाइम में एक हमने देखा कि ब्रॉडली किस तरह के झारखंड में हालात थे। और पिछले लेक्चर्स में हमने प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो पत्थर वाला जो उम्र एज होता है, तो उस एज के बारे में हमने पढ़ा है। ये हमने पढ़ लिया एंशिएंट
टाइम में झारखंड क्या था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रीजनल किंगडम्स अब धीरे धीरे बनने शुरू होंगे कि यहाँ के इंडिजिनस लोग, जो लोकल लोग हैं ना, ये अपने अपने छोटे छोटे रियासत और अपने अपने राज्य और राजधानियों का निर्माण करेंगे। तो बने रहिए। अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, सीखिए अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।